नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। क्या आपका भी ट्रिपल सी एग्जाम जनवरी 2026 से फरवरी में होने वाला है? तो ये सभी क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लास की लिंक दे रखी है। आप वीडियो सेक्शन में जाकर वो क्लास देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आए तो, क्योंकि यहाँ पर आपके उसी प्रकार से क्वेश्चन होते हैं जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर आपका क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से होता है 2026 के लिए आपका ये सारा क्वेश्चन होने वाले हैं, और जो आपका नाइलिट का ऑफिशियल कोर्स है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा गया है, कंप्यूटर के पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में किसे कहा जाता है? आखिर कंप्यूटर का आविष्कार किसको माना जाता है? तो आप याद रखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। इन्होंने 1822 ईस्वी में पहला डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, और जो चर्चित रहा है वो रहा है 1837 वाला एनालिटिकल इंजन का आविष्कार 1837 ईस्वी में किया। याद रखेंगे 1837 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का एक्सप्लेन मिलेगा जिसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है? जो कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई होती है आखिर वो क्या होती है? तो याद रखेंगे जो कंप्यूटर को मापने की इकाई होती है वो होती है हर्ट्ज। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। उसको हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं, लेकिन क्या साथ में मिलेगा आपको? साथ में आपको हर्ट्ज मिलेगा। यहाँ पर आपको जी भी लिखा मिल सकता है और एच भी लिखा मिल सकता है, सॉरी जी भी लिखा मिल सकता है और एम भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि जी का मतलब हो जाएगा गीगा हर्ट्ज और एम का मतलब हो जाएगा मेगा हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इतना याद रखना है कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो वो आपकी हर्ट्ज में मापी जाती है, गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, याद रखेंगे इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना है। यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करने का कार्य किसका होता है? तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आपको ट्रिपल सी से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको सबसे पहले मिलेगा, और जो भी आपकी संभवतः मदद होगी वो सारी की जाएगी। आपको इसका PDF मिलेगा। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। जैसे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और आप फाइल ऑप्शन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी मैथन क्लास की PDF मिलेंगे। तो आप जो PDF मिल जाएंगे उनको भी पढ़ लेना है, और आप वीडियो सेक्शन पे जाना है। इसी वीडियो में जैसे आप चैनल पे जाएंगे, वीडियो सेक्शन पे जाएंगे और पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 से 5 मैथन क्लास आएंगी। 1000 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन की। आपको उन मैथन क्लास को धीरे धीरे करके देख लेना है, क्योंकि उन मैथन क्लास में ट्रिपल सी के वो सभी क्वेश्चन कराए गए हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, और जो क्लास है, क्योंकि क्लास देख लेंगे और PDF पढ़ लेंगे तो आपके वो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। तो आपको क्लास और PDF दोनों कर लेने हैं, और ये प्रैक्टिस सेट आपको एक भी नहीं मिस करने हैं, क्योंकि इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो उन सभी की लिंक की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, टोटल आपके कोर्स में 9 चैप्टर हैं, और अब ये आपको ट्रिपल से संबंधित कोई भी डाउट होता है तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ट्रिपल सी की संपूर्ण जानकारी, फॉर्म कब भरा है, एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट कब होगा, कब आएगा, सर्टिफिकेट कैसे, कब डाउनलोड होगा, तो सारा आपको उस नोटिफिकेशन वाली वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, आखिर इसमें जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है कई व्यक्तियों को एक जैसा पत्र भेजने के लिए। जैसे आपने एक लेटर बना लिया और आप चाहते हैं इसको कई लोगों तक भेजना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, स्प्रेडशीट में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है? जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है वो आपका स्प्रेडशीट कहलाता है। उसमें आप कोई फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं, संख्याओं का औसत निकालना चाहते हैं, मिनिमम नंबर या मैक्सिमम नंबर निकालना चाहते हैं, या कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, गुणा भाग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना होगा? आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सिर्फ आपको एक चिन्ह का प्रयोग करना होता है, वो होता है बराबर चिन्ह का। क्योंकि यदि आप बराबर चिन्ह का यूज नहीं करते तो वो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा, और वो आपका फॉर्मूला कह सकते हैं काम ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन पर नहीं जाना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन इसी प्रकार ठीक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछा गया है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसको हम जानते हैं
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में, ये क्या है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, जिसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्लाइड को बनाना। स्लाइड को बनाने और दिखाने का कार्य किसका होता है, तो आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी मिल सकता है और प्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। याद रखें, प्रेजेंटेशन भी मिल सकता है और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसको ही आपको प्रेजेंटेशन कहा जाता है, जो आपके बन के कंप्लीट हो जाते हैं। और एक प्रेजेंटेशन में आपकी काफ़ी सारे स्लाइड हो सकती हैं। स्लाइड में आपके एनिमेशन लगते हैं और ट्रांजिशन भी, दोनों का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है पूछा गया है आईपी का पूरा नाम क्या होता है। जो आईपी होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखेंगे आईपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है, तो इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान के लिए आईपी एड्रेस का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो एचटीटीपी होता है आखिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक होता है आपका एचटीटीपी और दूसरा होता है एचटीटीपीएस। जिसमें एस लगा होगा उसकी फुल फॉर्म क्या होगी और जिसमें एस नहीं है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो याद रखना, जो एचटीटीपी है उसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि आपके उसमें लिखा हुआ है एचटीटीपीएस, HTTPS, एस का मतलब होता है वो तो सिक्योर, SECURE। जो आपका HTTPS होता है वो आपको सुरक्षित होता है, जबकि जो HTTP होता है वो आपको नॉर्मल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग है। जो फिशिंग है आखिर क्या होता है, तो जो फिशिंग होता है धोखाधड़ी द्वारा पासवर्ड चुराने की प्रक्रिया, जो आपके धोखाधड़ी के माध्यम से आपके पासवर्ड चुरा लिए जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका फिशिंग कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि धोखाधड़ी द्वारा पासवर्ड चुराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो आपकी फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। और आपको जब एक बार इस वीडियो को देख लेंगे और जब आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आपको 2x स्पीड में इस वीडियो को देख लेना है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको रिवीजन हो जाएंगे और आपको सारे पता चल सकेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ई गवर्नेंस है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। ये आपका ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भीम ऐप किससे संबंधित है। जो भीम ऐप है आखिर ये किससे संबंधित है। जो सबसे पहले भीम की फुल फॉर्म जानेंगे कि भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो डिजिटल पेमेंट के लिए भीम ऐप का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं वो मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के होते हैं, IaaS, PaaS, SaaS। तो जो आपका IaaS होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, SaaS का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो पूछा गया जो क्लाउड कंप्यूटिंग है आखिर किस प्रकार इस क्लाउड का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का अर्थ होता है इंटरनेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या था। जो पहला कंप्यूटर वायरस था आखिर वो क्या था, तो याद रखेंगे जो पहला कंप्यूटर वायरस था वो माना जाता है आपका क्रीपर। ऑप्शन ए। पूछा गया था कि कंप्यूटर वायरस का पहला नाम क्या था, तो वो था आपका क्रीपर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है। जैसे आप अभी ई गवर्नेंस का मतलब समझ कर रहे हैं, जो आपके सरकारी काम होते हैं उनको ऑनलाइन कराने का ई गवर्नेंस का होता है, ठीक उसी प्रकार जो आपका ई कॉमर्स होता है उसका मतलब होता है ऑनलाइन व्यापार। जो भी आपके ऑनलाइन व्यापार होते हैं जैसे आपका फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, आप जिसका भी यूज करते हैं ऑनलाइन सामान मंगाने के लिए, बेचने के लिए, तो वो आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑनलाइन व्यापार करना क्या कहलाता है, तो वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है डिजिटल लॉकर किस योजना से जुड़ा हुआ है। तो जो आपका डिजिटल लॉकर है वो आपका डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो फायरवॉल होता है आगे इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए किसका प्रयोग होता है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। जो यूपीआई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जब भी आपको सामान लेने जाते हैं तो आप कहते हैं हमने फ़ोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, लेकिन आप फ़ोन पे पेटीएम नहीं करते हैं। वो किस जो आपका पेमेंट होता है वो किसके माध्यम से होता है, तो वो आपका यूपीआई के माध्यम से होता है। जो यूपीआई होता है उसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप देखिए हम गूगल पे करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, या गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करते हैं, तो हमारा जो पैसा होता है एक ही अकाउंट से कटता है। उसमें सिर्फ आपका जो
पैसा कटता है वो किसके माध्यम से कटता है, वो आपका यूपीआई के माध्यम से आपको पैसा ट्रांसफर होता है। यूपीआई की फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आईओटी। आईओटी का अर्थ क्या होता है, तो आईओटी का अर्थ होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो आईओटी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सम फंक्शन होता है उसका प्रयोग होता है संख्याओं को जोड़ने के लिए। यदि आप संख्या को जोड़ना चाहते हैं तो उसको आपको किसका प्रयोग करना होगा, यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में संख्याओं को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको सम फंक्शन का प्रयोग करना होगा। और यदि आप संख्या का औसत निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको ABERAG एवरेज फंक्शन का योग, एवरेज फंक्शन होता है उसका प्रयोग करना होगा। और अधिकतम मान निकालने के लिए, अधिकतम मान खोजने के लिए मैक्स फंक्शन का प्रयोग होता है। और यदि आप किसी पार्ट को मतलब कहने का मतलब कैरेक्टर को जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कॉनकैटनेट फंक्शन का यूज करना होता है। आप देखें यहाँ पर मैंने इतने सारे फार्मूले बताए हैं। सब किसी भी फार्मूले को यदि आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। यदि आप बराबर चिन्ह का यूज नहीं करते हैं तो आपका फार्मूला एरर मार देगा और आपका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कंप्यूटर में BIOS का अर्थ क्या होता है। जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें BIOS का अर्थ क्या होता है, तो जो BIOS होता है उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब आपका कंप्यूटर चालू होता है सबसे पहले आपका बायोस चालू होता है। इसका कार्य होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को चेक करना कि वो सारे आपके कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21 में विंडो में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो इस प्रकार जो आपका कीबोर्ड होता है आखिर वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो वह एक इनपुट डिवाइस है। उसमें कितनी की होती हैं, तो एक नॉर्मल आपको जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है जो आपके नॉर्मली यूज होता है उसमें आपके 104 की होती हैं। याद रखेंगे जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 की होती हैं। और पूछा गया जो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप होता है, जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है वो आपका एस्केप बटन होता है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में आपसे, जो कीबोर्ड का पहला बटन होता है आखिर वो कौन सा होता है, तो कीबोर्ड का जो पहला बटन होता है वो आपका एस्केप बटन होता है। तो पूछा गया कि यदि आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन प्रयोग करते हैं तो आखिर इससे क्या होगा, जब भी आप कंट्रोल शिफ्ट एस्केप तीनों बटन एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसको आपसे टास्क मैनेजर खोलेगा। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो टास्क मैनेजर को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रिसाइकिल बिन का कार्य क्या। जो रिसाइकिल बिन है आखिर इसका कार्य क्या होता है, तो रिसाइकिल बिन का कार्य होता है जैसे आप अपने डेस्कटॉप पर हैं, किसी फाइल या फोल्डर पे हैं, आप उस फाइल या फोल्डर को हटा देते हैं लेकिन आप चाहते हैं हम उसको वापसी करना, आप कहेंगे तो वो हट गया है वापसी नहीं आएगा। यदि आप नॉर्मली फाइल को हटाते हैं तो वो आपकी सभी रिसाइकिल बिन में जाती हैं। आपने देखा इस प्रकार से एक बाल्टी होती है, उसमें जो भी आपकी फाइल होती है सारी आपकी डिलीट की हुई फाइल होती हैं। तो याद रखेंगे डिलीट की हुई फाइलों को स्टोर कौन करता है, तो डिलीट की हुई फाइलों को आपका रिसाइकिल बिन स्टोर करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य रिसाइकिल बिन का होता है। आप यहाँ से अपनी फाइल को वापसी भी कर सकते हैं यदि आपने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन यदि आप अपनी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, रिसाइकिल बिन से आप हटा देते हैं तो वो फाइल आपकी कभी भी वापसी नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लाइनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आखिर एक किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखें जो लाइनक्स है वह हमारा एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लाइनक्स का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो लाइनक्स का आविष्कार लाइनस टोरवाल्ड्स द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर डालने के लिए विकल्प कहाँ होता है। जो हेडर होता है आखिर वो कहाँ होता है, जैसे आपका जो नॉर्मल पेज होता है, जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपका हेडर कहलाता है, जो पेज के नीचे वाला हिस्सा होता है वो आपका फुटर कहलाता है। तो याद रखें जो हेडर कहाँ होता है, तो पेज का ऊपर वाला एरिया आपका जहाँ पर आपके जो डेटेड लिखी होती है पेज के ऊपर वाला एरिया होता है वो आपका हेडर कहलाता है। जो पेज के नीचे वाला एरिया होता है वो आपका फुटर कहलाता है। यदि आप फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं, हेडर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको कौन से मेन्यू का प्रयोग करना होगा, तब आपको इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करना होगा। और लिब्रे ऑफिस राइटर में आपसे क्वेश्चन दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि टोटल लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल 11 मेन्यू होते हैं। कितने मेन्यू होते हैं, 11 मेन्यू होते हैं। 11 मेन्यू से आपका एक इंसर्ट मेन्यू होता है, उसके अंदर आपको हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो आप काउंट ए फंक्शन होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो काउंट एफ फंक्शन होता है, जैसे काउंट का मतलब होता है कि संख्याओं गिनना, जो काउंट एफ होता है वो क्या करता है कि शर्त के आधार पर, शर्त मतलब कंडीशन के आधार पर संख्याओं गिनने के लिए किसका प्रयोग होता है, संख्याओं के आधार पर कंडीशन के आधार पर संख्याओं गिनने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है काउंट एफ का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन होते हैं
पूरे, और आपके टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपको वीडियो के अंदर जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ट्रांजिशन का अर्थ क्या होता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, आखिर में ट्रांजिशन होता है, आखिर इसका अर्थ क्या होता है। तो ट्रांजिशन का अर्थ क्या होता है, तो वो उसका अर्थ होता है कि एक स्लाइड से, जैसे आपको ये एक स्लाइड होती है, एक स्लाइड से जब आप दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो उसमें कुछ प्रभाव होता है, तो वो आपका ट्रांजिशन इफेक्ट कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन ए होने वाले हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि ए ऑप्शन चल रहा है, क्योंकि जो पीपीटी बना रहा था तो मैं सारे ऑप्शन आपके उसमें गलती से ए हो गए हैं, तो उसका आपको बिल्कुल भी वो नहीं लेना है कि सारे ऑप्शन ए ही सही है। आपको क्वेश्चन से मतलब है और आंसर से आपको मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता है, वो जाना जाता है बेंट सर्प को। फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में बेंट सर्प को जाना जाता है। और वहीं पर दूसरा नाम आता है कि इनका साथ किसने दिया था बेंट सर्प के साथ, तो उनका साथी कह सकते हैं तो रॉबर्ट कानन। आपको एक नाम नहीं मिलता तो आपको दूसरा ऑप्शन मिलेगा रॉबर्ट कानन का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28, WWW का आविष्कार किसने किया। जो WWW है, आखिर इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था। तो WWW है, इसका आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। WWW का आविष्कार 1989 ईस्वी में टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। और WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, तो WWW की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस के दो वर्जन कौन कौन से। जो आईपी एड्रेस है इसके दो वर्जन कौन कौन से हैं, तो आईपी एड्रेस के जो दो वर्जन है वो है आपके IPv4 और IPv6। IPv4 का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि IPv4 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे, जो IPv4 होता है वो होता है आपका 32 बिट का, और जबकि जो IPv6 एड्रेस होता है वो होता है आपका 128 बिट का। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा चुके। जो IPv4 का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट का होता है, तो 32 बिट का होता है। जो IPv6 होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और ये आपका 128 बिट का होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है। जो ईमेल होते हैं आखिर उसमें जो CC होता है, CC का अर्थ क्या होता है, तो ईमेल में जो CC होता है इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं तो वो ईमेल कहाँ लिखी जाती है, जब भी आप अपने किसी दोस्त या किसी भाई या किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो वो ईमेल आपकी 2 सेक्शन पर लिखी जाती है। कौन सी सेक्शन पर लिखी जाती है वो ईमेल, तो आपके 2 ऑप्शन पर लिखी जाती है जिसको भी आप ईमेल भेजना चाहते हैं। और एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही @ चिन्ह होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जो आपका डिजी लॉकर है आखिर वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो डिजी लॉकर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर हुआ। डिजी लॉकर है वो है आपका किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ई हॉस्पिटल पोर्टल का उपयोग किया जाता है। जो ई हॉस्पिटल पोर्टल है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो आपका ई हॉस्पिटल पोर्टल है इसका प्रयोग होता है ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे आप किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, यदि आप अपने घर से ऑनलाइन कर देते हैं कि वो डॉक्टर आपको कब मिलेगा, यदि आप घर से ऑनलाइन कर देते तो आपका नंबर जैसे वो लग जाएगा। जब भी आप, जैसे आपने देखा हमारा नंबर है 2 दिन बाद है, तो आज जैसे आप घर से निकलेंगे, आज क्यों निकले, हम 2 दिन बाद ही निकलेंगे और डॉक्टर से सीधे मिल लेंगे, हमें वहाँ पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसमें ऑनलाइन मदद भी ले सकते हैं, जिससे आप डॉक्टर को वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और आप डॉक्टर से सीधे मिल सकते हैं, वो आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो IMPS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये आपका पेमेंट से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 34 में AEPS। जो AEPS होता है आखिर इसका संबंध किससे होता है। जो AEPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, इसका प्रयोग होता है जब आप देखेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे हैं लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है और बगल में एक जनसेवा केंद्र है, मतलब कंप्यूटर की दुकान है। जो कंप्यूटर की दुकान होती है जैसे आपके ऑनलाइन फॉर्म होते हैं वो एक जनसेवा केंद्र कहलाता है। और आप चाहते हैं मुझे बैंक भी नहीं जाना, मैं सिर्फ आधार कार्ड ली हूँ, मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है, तो अपन आधार कार्ड के माध्यम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से निकलता है, वो आपको AEPS के माध्यम से निकलता है। आप
किसी भी जगह चले जाइए जहाँ पर जनसेवा केंद्र, जहाँ पे ऑनलाइन आपके पैसे निकल जाते हो, उस जगह पे जाइए, अपना आधार कार्ड ले जाइए और आपके बैंक खाते में आपके पैसे हैं तो आप अपना अंगूठा लगाएंगे और अपना आधार कार्ड देंगे तो वहाँ से आपके पैसे निकल जाएंगे। तो वो होता है AEPS के माध्यम से अपना जो पैसे का ट्रांसफ़र करना, उसका फुल फॉर्म होता है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि जब आप अगली बार पैसे निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे मुझे AEPS के माध्यम से पैसे निकालने हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर क्राइम का अर्थ क्या है, तो आप जानेंगे जो साइबर क्राइम होता है उसका अर्थ होता है इंटरनेट पर अपराध करना या इंटरनेट द्वारा अपराध किया होगा वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका साइबर अपराध कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 में फायरवॉल मुख्यतः रोकता है। जो फायरवॉल होता है आखिर मुख्यतः किसको रोकता है, तो फायरवॉल का कार्य होता है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। मतलब कहने का अनाधिकृत एक्सेस को रोकने का मतलब जिनके बारे में जानकारी नहीं है फिर वो आ रहे हैं तो उनको रोकने का कार्य किसका होता है, तो कहने कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की सुरक्षा करता है तो वो आपका फायरवॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे घुमाकर भी पूछ सकता है पलटाकर, अनाधिकृत नेटवर्क एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है फायरवॉल का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो कैप्चा होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कैप्चा का प्रयोग किया जाता है मानव और मशीन में अंतर को स्पष्ट करने के लिए। आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपके कैप्चर कोड आते हैं। मतलब कहने का उसमें कुछ भी लिखा होगा AB 1 2 3 इस प्रकार लिखा होगा, 1 2 लाइन खींची होंगी और एक बॉक्स में बंद होगा। जब भी आप किसी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें एक सबमिट वाला ऑप्शन आता है। सबमिट करने से पहले आपको कैप्चर कोड भरना होता है। यदि आप इस कैप्चर कोड को नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म आगे भरता ही नहीं है। तो वो कैप्चर कोड होता है, क्योंकि कंप्यूटर है अपने मन से कोई कार्य नहीं करता, लेकिन आपको जो नाम हम भर सकता है तो इसमें होता है कम मशीन और मानव में अंतर पहचानने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी इस कोड को नहीं भर सकता, क्योंकि और कोड तो भर सकता है और नंबर तो भर सकता है, लेकिन जो कैप्चर कोड होता है हर बार आपका अपडेट होता है, हर बार नया आता है। तो जो मशीन होती है वो अपने मन से इस कोड को नहीं भरती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस कोड को भरा जाएगा तभी वो आपका सबमिट होगा। तो मतलब कहने का है जो कैप्चा होता है इसका प्रयोग होता है मानव और मशीन में अंतर पहचानने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। जो आपके क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, IaaS, PaaS और HaaS। इसी में आपको पूछा गया है IaaS का अर्थ क्या होता है, तो IaaS का अर्थ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मीनिंग को अच्छे से याद करेंगे, INFRA STRUCTURA इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आपसे देखेंगे फुल फॉर्म आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर देगा, मीनिंग डिस्टर्ब कर देगा और वहीं पर आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि आपकी SSC एग्जाम होता है इसमें पासिंग मार्क होती है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी बता दूं, जो पासिंग मार्क होती है आपको पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन में से आपको वहाँ पर सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करने हैं। याद रखिए यदि आपके क्वेश्चन 50 से नीचे सही होते हैं तो आप फेल हो जाएंगे और यदि आपके 50 से ऊपर सही होते हैं तो आप SSC पास कहलाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे 100 क्वेश्चन है, पूरे 100 क्वेश्चन कर आने हैं। 1.5 घंटे का समय मिलेगा तो और वहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 4 ऑप्शन वाले आएंगे और जो 2 क्वेश्चन होंगे मतलब कहने का 30 से 35 क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 ऑप्शन वाले आएंगे। और जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एक तो ऐसा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको एग्जाम से संबंधित जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिससे कि आपको वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि आप एग्जाम से पहले मैं एक बार वो वीडियो जरूर बनाता हूँ कि कोई स्टूडेंट होते हैं पहली बार एग्जाम देने जाते हैं, उनको पता नहीं होता है किस प्रकार से एग्जाम देना है। तो सारा मैं आपको जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा तो वीडियो आपको डाल दूंगा, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए Ctrl+Enter का प्रयोग होता है। Ctrl+Enter के माध्यम से आप पेज ब्रेक डाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कंप्यूटर वायरस किसका उदाहरण। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। जो कंप्यूटर वायरस होता है वो क्या होता है, जो वायरस से तो मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक होता है, तो मेलिशियस मतलब होता है हानिकारक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रैम का पूरा नाम क्या होता है। जो रैम होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42 में MS वर्ड में .ddl एक्सटेंशन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो .ddl होता है MS विंडो में उस एक्सटेंशन का प्रयोग होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल के लिए। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी फाइल के लिए कौन से एक्सटेंशन का प्रयोग होता है, तो वो होता है .ddll का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 43 में डिजिटल इंडिया का स्लोगन क्या था। जो डिजिटल इंडिया है आखिर इसका नारा क्या था, तो डिजिटल इंडिया का नारा था वो था पावर ऑफ एम्पावर
ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया डेटा चोरी को क्या कहा जाता है। जो आपका डेटा चोरी होता है आखिर उसको क्या कहा जाता है। जो आपका डेटा चोरी होता है उसको डाटा थीफ्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है। जो क्यूआर कोड होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपका क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए। जैसे आप चाहते हैं आप किसी के जैसे सीधे सीधे कहने का मतलब है किसी को पेमेंट करना है उसका आप नंबर ढूंढेंगे, यदि नंबर गलत हो गया उसका पेमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन यदि आपको वो क्यूआर कोड भेज देगा, आप क्यूआर कोड में सीधे स्कैन करेंगे और सीधे एक बार अप्लाई करके अपना पासवर्ड डाल देंगे तो आपका पेमेंट तुरंत हो जाएगा। तो मतलब कहने का है क्यूआर कोड का प्रयोग होता है जानकारी को स्कैन करने के लिए, उससे आपकी 100% जानकारी सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है। जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसका उदाहरण है वो आपका SWAYAM। जो SWAYAM पोर्टल है वो आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Ctrl+P का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग होता है। और आपसे पूछेगा पेस्ट करने की कमांड क्या होती है। तो Ctrl+B, कंट्रोल के साथ आप B शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो आपका जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया है कट किया है वो पेस्ट हो जाएगा। पैराग्राफ को एलाइन करने के लिए Ctrl+E, Ctrl+L, Ctrl+R का प्रयोग होता है। और पेज ब्रेक डालने के लिए अभी अभी आप पढ़ कर आए हैं कि Ctrl+Enter का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 48 में HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था जो HTTP होता है उसका फुल फॉर्म आप जानकर आए हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एस का मतलब क्या होता है। तो एस का मतलब होता है सिक्योर। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 में कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का अर्थ क्या है। जो कंप्यूटर नेटवर्क है आखिर इसमें नोड का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में नोड का अर्थ होता है नोड का अर्थ होता है नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डिवाइस वो आपका क्या कहलाता है। वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा कोई भी डिवाइस आपका क्या होता है नोड का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपका क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें पूछा गया है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क आखिर वो किसे कहा जाता है। CPU कहा जाता है, ALU कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है आखिर वो कौन सा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है टोटल आपने 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जब तक आपका एडमिट कार्ड जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक आपकी ये क्लास डेली आने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी तो आपको इन मैथ क्लास में एक एक करके धीरे धीरे कंप्लीट कर लेनी है। और यदि आप कंप्यूटर की आपके सामने कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन आ रहे होंगे तो आप कंप्यूटर 100 क्वेश्चन भी देख सकते हैं। वो भी आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।